Hello everyone, this is Mihir. Welcome to Forest Innovation. Let's begin. आज का पहला क्वेश्चन, द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड एग्रोफोरेस्ट्री सेंटर। वर्ल्ड एग्रोफोरेस्ट्री सेंटर इज ऑल्सो नोन एज इक्राफ और उसका हेडक्वार्टर है नैरोबी, केन्या। ठीक है, ये क्वेश्चन लास्ट क्लास के साथ रिपीट है, तो याद रहने के लिए इजी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ ए ट्री इज एक्सपोनेंशियली रिलेटेड टू। वॉल्यूम ऑफ ए ट्री इज एक्सपोनेंशियली रिलेटेड टू व्हिच ऑफ दिस कंपोनेंट। ये जो कंपोनेंट है इनमें से कौन सा एक भी अगर बढ़ता है तो वॉल्यूम किस चीज़ में ज़्यादा बढ़ता है। ठीक है, तो इसका अगर फॉर्मूला को हम देखें तो वॉल्यूम निकलता है जनरली, इसको अगर एक सिलेंडर के साथ कंपेयर करते हैं तो इसका वॉल्यूम निकलता है क्या, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच जो है, तो आर स्क्वायर मतलब आर का स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, बाकी चीज़ जो एच है, हाइट है, वो मतलब हाइट एक टाइम बढ़ता है तो वॉल्यूम बढ़ता है एक टाइम, बासल एरिया एक टाइम बढ़ता है तो वॉल्यूम बढ़ता है एक टाइम। अगर फॉर्म बढ़ता है तो वॉल्यूम रिड्यूस होता है। अगर डायमीटर अगर एक टाइम बढ़ता है तो वॉल्यूम स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे होगा आंसर डायमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिजल्टेंट क्रॉप इन मोस्ट शेल्टरवुड सिस्टम। शेल्टरवुड सिस्टम में रिजल्टेंट क्रॉप कैसा रहता है, ये रहता है इबिनेज। पहले जब शेल्टरवुड सिस्टम स्टार्ट होता है तो उस टाइम जो क्रॉप रहता है वो जनरली अनइवन रहता है, लेकिन आफ्टर सेवरल ईयर्स इट बिकम इबिनेस्ट फॉरेस्ट। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस्ट सुटेबल हाई फॉरेस्ट सिल्वीकल्चरल सिस्टम फॉर कैचमेंट एरिया। यहाँ पे फोकस करने का चीज़ है कैचमेंट एरिया। ठीक है, तो कैचमेंट एरिया, ये जो कैचमेंट एरिया होता है, अगर कोई भी प्रॉब्लमेटिक एरिया है तो सिंपल उसका आंसर होगा सिलेक्शन सिस्टम। ठीक है, तो कैचमेंट एरिया मतलब सिलेक्शन सिस्टम। कोई भी अगर हिल टॉप एरिया हुआ तो वहाँ पे भी सिलेक्शन सिस्टम लगेगा, या इंडियन इरेगुलर शेल्टरवुड सिस्टम लगेगा। ये दोनों सिस्टम सब जगह जितना भी एडवर्स जगह है वहाँ पे यूज होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एडवर्स कंडीशन है तो इसलिए क्लियर फिलिंग नहीं किया जा सकता है और यूनिफॉर्म सिस्टम नहीं अप्लाइड हो सकता है। कॉपीस अप्लाइड हो सकता है, लेकिन वो भी वहाँ पे जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो वो प्रॉब्लमेटिक एरिया में जनरली सिलेक्शन सिस्टम ही फॉलो किया जाता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ट इंडिकेटर ऑफ ट्री वाइटलिटी। जो ट्री वाइटलिटी होता है मतलब कितना, इनमें से कौन सा क्राइटेरिया फॉलो करता है ट्री वाइटलिटी को, वो है बार्क, जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम। ठीक है, तो इनमें से ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहता है कैम्बियम। ठीक है, कैम्बियम दो तरह के होता है, एक होता है कॉर कैम्बियम, दूसरा होता है वास्कुलर कैम्बियम। कॉर कैम्बियम कंसिस्ट, जो कि कॉर कैम्बियम से बाद में बनता है बार्क। ठीक है, तो और जो दूसरा रहा वास्कुलर कैम्बियम, उस वो होता है जाइलेम और फ्लोएम, दोनों को मिला के होता है वास्कुलर कैम्बियम। तो यहाँ पे बेस्ट इंडिकेटर होगा कैम्बियम। ठीक है, अगर कैम्बियम जितना ज़्यादा ग्रोथ होता है, ट्री का वाइटलिटी उसी हिसाब से पता किया जा सकता है। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेट ऑफ चेंज इन द डायमीटर विथ हाइट। द चेंज ऑफ रेट इन द डायमीटर विथ हाइट इट इज नोन एज टैपर। ये इजी वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंकर रूट इन ट्रीज। सिंकर रूट क्या होता है, एक मतलब जनरल जो रूट होता है ना, कभी कभी उस एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा जो वाटर टेबल है बहुत नीचे चला जाता है। ठीक है, तो उस टाइम डेवलप होता है सिंकर रूट, और सिंकर रूट अप टू 10 मीटर तक और उससे नीचे भी जा सकता है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा मतलब कैटेगरी में आता है सिंकर रूट, पॉजिटोट्रोपिक, नेगेट्रोपिक, डायट्रोपिक, मिक्स्ड रूट। तो आंसर होगा प्रोजिट्रोपिक। प्रोजिट्रोपिक को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। प्रोजिट्रोपिक क्या होता है, ये एक टर्म है, कंपोस्ट होता है, वो है पॉजिटिवली जियोट्रोपिक। ठीक है, उसका शॉर्ट फॉर्म है पॉजिट्रोपिक। और नेगेट्रोपिक क्या हो जाएगा, नेगेटिवली जियोट्रोपिक। ठीक है, जियोट्रोपिक मीन्स टुवर्ड्स द ग्रेविटी और पॉजिट्रोपिक मीन्स पॉजिटिवली टुवर्ड्स द ग्रेविटी। ठीक है, तो सिंकर रूट्स आर जनरली गोइंग टुवर्ड्स द ग्रेविटी, दैट मीन्स अंडर द ग्राउंड, गोज वर्टिकली डाउनवर्ड, तो ये हो जाएगा पॉजिट्रोपिक। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के ऊपर ही है, निमाटोफोर्स। निमाटोफोर्स ग्रोज अपोजिट टू द ग्रेविटी। ठीक है, तो ये हो गया नेगेट्रोपिक। अब ये दोनों टर्म याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच टाइप ऑफ मेरिस्टेम फाउंड इन कैम्बियम। ठीक है, कैम्बियम का पहले अभी जिक्र किया था, तो यहाँ पे देखते हैं जो कैम्बियम होता है। ठीक है, वो प्लांट का जो एनाटोमी देखेंगे अगर हम, ठीक है, तो प्लांट एनाटोमी में ये हो गया प्लांट। ठीक है, तो ऊपर रहता है मेरिस्टेम। मेरिस्टेम एक ग्रोइंग पार्ट है, जैसे हमारा कुछ ब्लास्ट सेल जैसे होता है उस हिसाब से है। ये मेरिस्टेम रैपिडली डिवाइड करता रहता है। ठीक है, मेरिस्टेम तीन तरह का होता है, एक होता है एपिकल, दूसरा होता है टर्मिनल, तीसरा होता है लैटरल। एपिकल मेरिस्टेम हमेशा ऊपर दिखाया जाता है। ठीक है, और लैटरल जो लैटरल ब्रांचेस जहाँ से निकलता है उस पोजिशन पर दिखाया जाता है। और इंटर कलर रहता है जो इस अंदर के पोर्सन रहता है, ये वाला पोर्सन और ये वाला पोर्सन।
ठीक है, चारों ओर ऐसे करके दिखाया जाता है, वो है इंटरकलर मेरिस्टेम। ठीक है, तो जो यहाँ पे आंसर होगा इंटरकलर मेरिस्टेम से, कैम्बियम इंटरकलर मेरिस्टेम से बनता है। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाइट्रोजन फिक्सेशन इन आल्नस नेपालेंसिस, तो आल्नस नेपालेंसिस में नाइट्रोजन फिक्सेशन किसके द्वारा होता है? तो आंसर होता है फ्रैंकिया। फ्रैंकिया के द्वारा आल्नस नेपालेंसिस में नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। नाइट्रोजन नेपालेंस जो ये सॉरी आल्नस नेपालेंसिस ये कहाँ पे मिलता है? ये जनरली नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया मिलता है। ठीक है, जो हिमालयन एरिया का नीचे है उस एरिया में मिलता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डायमीटर कॉरस्पॉन्डिंग टू मीन बासल एरिया, जो मीन बासल एरिया है उसको जो डायमीटर कॉरस्पॉन्डिंग करते हैं उसको क्या बोलते हैं? अगर सिंपल देखा जाए तो उसको बोलते हैं क्रॉप डायमीटर। ठीक है, डायमीटर कॉरस्पॉन्डिंग टू द मीन बासल एरिया इज नोन एज क्रॉप डायमीटर। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्रॉप डायमीटर नहीं है। ठीक है, तो बाकी दो ऑप्शन को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, और ये जो रहा बी और डी, इनमें से एक ही होगा। जो अरिथमेटिक मीन ऑफ डायमीटर होता है वो एक एवरेज डायमीटर होता है। ठीक है, और जो क्वाड्रिक मीन ऑफ डायमीटर होता है वो कॉरस्पॉन्डिंग टू बासल एरिया होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा क्वाड्रिक मीन डायमीटर। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्लोजनेस ऑफ कंप्यूटेशन और एस्टिमेट्स टू द ट्रू वैल्यू के जब नियरर कौन सा पॉइंट है उसको हम जितना मतलब जानने की कोशिश करेंगे वो प्रोसेस होता है एक्यूरेसी। ठीक है, हम जब कोई भी स्टडी करते हैं तो लेते हैं इतना % एक्यूरेसी, इतना % एक्यूरेसी। तो जो एक्यूरेसी होता है वो होता है द क्लोजनेस मीन्स एक्यूरेसी। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हप्पूस फूड वॉल्यूम ऑफ ए लॉग हैविंग गर्थ 192 इंच एंड लेंथ 10 फुट। यहाँ पे क्या है, ये चीज को गौर करना है। हप्पूस फूड वॉल्यूम, तो वॉल्यूम यहाँ पे जो निकलता है वो किस में निकलेगा? फुट, कितना फुट है? ठीक है, फुट में निकलेगा। और यहाँ पे है जो गर्थ है, ठीक है, गर्थ दिया है इंच में, तो इसको पहले कन्वर्ट करना है फुट में। 192 इंच ये हो गया 16 फुट। ठीक है, 16 फुट हो गया। फिर लेंथ दिया है 10 फुट, तो यहाँ से हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द फॉर्मूला, हप्पूस फॉर्मूला, दैट इज G/4 होल स्क्वायर इंटू L। ठीक है, इतना याद रहा। तो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो आंसर मिल जाएगा 160। एक बार कैलकुलेट करके देखिए, फिर कमेंट में लिखिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रैक्टिस ऑफ फॉरेस्ट्री टू ऑब्टेन द हाई वैल्यू ऑफ वॉल्यूम एंड क्वालिटी आउटटर्न पर यूनिट एरिया। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ें याद रखना है, पर यूनिट एरिया लिखा है। तो पर यूनिट एरिया ये टर्म अगर याद, ये सिर्फ यहाँ पे ही फोकस करना है, पर यूनिट एरिया। जब जहाँ पे भी होगा पर यूनिट एरिया से मैक्सिमम क्वांटिटी निकालना है, वो प्रोसेस को बोलते हैं इंटेंसिव फॉरेस्ट्री। ठीक है, फिर चलते हैं आगे। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्री क्रॉप ऑन एन एरिया फ्रॉम व्हिच इट हैज बीन ऑलवेज और वेरी लॉन्ग टाइम एब्सेंट। पहले कहाँ पे वेजिटेशन नहीं था और वहाँ पे अगर हम कुछ प्लांट को एस्टेब्लिश करते हैं तो प्रोसेस को बोलते हैं एफॉरेस्टेशन। ठीक है, एफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन है जिस एरिया में फॉरेस्ट है वहाँ पे अगर हम फिर से प्लांटेशन करते हैं, गैप फिलिंग करते हैं या कुछ करते हैं तो उसको बोलते हैं रिफॉरेस्टेशन। और जहाँ पे नहीं है, पहले से भी नहीं था, वहाँ पे करते हैं तो उसको बोलते हैं एफॉरेस्टेशन। ठीक है, और एक चीज और दूसरा टर्म है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मीन्स फेलिंग ऑफ द फॉरेस्ट एरिया, जहाँ से फॉरेस्ट को निकाल दिया जाता है, प्लांट को फेल कर दिया जाता है, वो होता है डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। द मेजरमेंट ऑफ द रेट दैट इज द स्पीड ऑफ जर्मिनेशन इन सीड, स्पोर और पोलन इज कॉल्ड एज, ये इसका आंसर होगा जर्मिनेटिव कैपेसिटी। ठीक है, तो नेक्स्ट जो आता है जर्मिनेशन परसेंट होता है एक सीड लॉट से कितना सीड जर्मिनेट करता है, और जर्मिनेटिव एनर्जी है जो पीक टाइम में कितना सीड पीक टाइम जब होता है उस टाइम तक कितना सीड जर्मिनेशन करता है, वो है जर्मिनेटिव एनर्जी। ठीक है, ये 3 टर्म क्लियर हो गया। और एक है वायबिलिटी होता है कितना सीड वायबल है, वो होता है सीड वायबिलिटी। फिर चलते हैं आगे। द बेस्ट जर्मिनेशन इनहिबिटर मीन्स वो रिड्यूस करता है, जर्मिनेशन को होने नहीं देता है। और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर देंगे तो वो हो जाता है बेस्ट सीड डोरमेंसी जो बनाता है वो कौन सा है इनमें से, वो है एब्सिसिक एसिड। ठीक है, ABA और एब्सिसिक एसिड वो है बेस्ट जर्मिनेशन इनहिबिटर और वो डोरमेंसी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए पैरासाइट इनकैपेबल ऑफ एग्जिस्टिंग इंडिपेंडेंटली ऑफ ए होस्ट इज, इनमें से कौन सा पैरासाइट है जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करने के लिए इनकैपेबल है, तो इंडिपेंडेंटली वो नहीं रह सकता है, वो है ऑब्लिगेटरी पैरासाइट। ठीक है, और दूसरा एक ऑप्शन है फैकल्टेटिव पैरासाइट। फैकल्टेटिव पैरासाइट वो पैरासाइट होता है जो होस्ट के शरीर में रहता है, लेकिन अगर कुछ मतलब प्रॉब्लम हुआ तो वो होस्ट से भी निकल जाता है, तो वो डायरेक्टली किल नहीं हो जाता है।
ठीक है, और मर नहीं जाता, वो दूसरे मतलब सेल्फ इंडिपेंडेंटली भी बच सकता है और होस्ट के शरीर में भी बच सकता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ए यंग ट्री फ्रॉम द टाइम ऑफ इट्स लोअर ब्रांचेस बिगिन टू ड्राई अप, द टाइम व्हेन द रेट ऑफ हाइट ग्रोथ बिगिन्स टू स्लो डाउन एंड क्राउन एक्सपर्सन मार्क। ये कौन सा स्टेज है प्लांट का जिसमें क्या होता है ना, उसका जो लोअर ब्रांचेस वो मरना शुरू हो जाता है, झड़ना शुरू हो जाता है, और जो हाइट ग्रोथ होता है ना वो जनरली सीज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और जो क्राउन एक्सपेंशन है वो थोड़ा थोड़ा सा देखने को मिलता है। ये कौन सा स्टेज है? और ये स्टेज है पोल स्टेज, यंग ट्री स्टेज इज ऑल्सो नोन एज पोल स्टेज। इससे पहले है सीडलिंग स्टेज, उसके बाद आता है सैपलिंग स्टेज, उसके बाद आता है पोल स्टेज एंड फाइनली आता है ट्री स्टेज। और इनमें से इन सबसे सीडलिंग स्टेज से पहले भी एक स्टेज है, उसको बोलते हैं रिक्रूटमेंट। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्शन ऑफ ए मीन वैल्यूएशन। मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्शन इज ऑल्सो नोन एज द वेरिएंस। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज 1:1 टाइप ऑफ क्ले मिनरल विथ लो सीईसी। 1:1 टाइप ऑफ क्ले मिनरल है केओलिनाइट। ठीक है, इससे और दूसरा जो है मंटमोरलाइट, ये है 2:1 टाइप। तो 1:1 टाइप हो गया केओलिनाइट, और बाकी जो टाइप है ये सबका डिस्क्रिप्शन मैं नेक्स्ट क्लास में बोलूँगा। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, फ्रूट राइपनिंग हार्मोन। फ्रूट, इनमें से कौन सा है फ्रूट राइपनिंग हार्मोन? और वो है एथिलीन। एथिलीन जिसको हम मार्केट में भी कार्बाइड के नाम से जाना जाता है, वो है फूड राइपनिंग हार्मोन एथिलीन। ये हेल्प करता है क्विक राइपनिंग ऑफ फूड। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडिएशन विथ ड्वार्फिंग इफेक्ट। जो ड्वार्फिंग इफेक्ट होता है वो कौन सा, इनमें से कौन सा रेडिएशन के द्वारा होता है? वो है यूवी रेडिएशन। ठीक है, अगर इंफ्रारेड और रेड लाइट ये दोनों क्या करते हैं, वो हाइट बढ़ाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, प्लांट का हाइट ग्रो होने में वो हेल्प करता है, व्हेयर एज यूवी लाइट ड्वार्फिंग के लिए हेल्प करता है। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ फाइबर। कौन से जो जैसे हो गया जिस प्रोसेस में फाइबर को प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है वो उसको बोलते हैं रेटिंग। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकल वॉल्यूम टेबल इज बेस्ड ऑन। हमको सबको पता है लोकल वॉल्यूम टेबल में सिर्फ एक ही वेरिएबल रहता है, तो ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा, और वो वेरिएबल होता है डायमीटर। सिर्फ डायमीटर से लोकल वॉल्यूम टेबल बनाया जा सकता है। फिर आया नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंडर्ड ब्रेस्ट हाइट ऑफ इंटरनेशनल अडेरेंस। ठीक है, हमको पता है इंडिया में जो ब्रेस्ट हाइट लिया जाता है वो होता है 1.37 मीटर। इंडिया के अलावा वो यूएसए में भी यूज होता है, बर्मा में भी यूज होता है, और दूसरे कंट्री में भी यूज होता है। लेकिन जो 1.3 मीटर है वो है इंटरनेशनल अडेरेंस। ठीक है, इंटरनेशनली वो यूज होता है मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज, कॉमनवेल्थ कंट्रीज, और इसको ये क्या है ना, फाओ के द्वारा अप्रूव है। ठीक है, फाओ अकॉर्डिंग टू फाओ FAO फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, उसके हिसाब से 1.3 मीटर इज द बेस्ट हाइट फॉर मेजरमेंट। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया, मेजर डोमेस्टिकेटेड हनी बी। मेजर डोमेस्टिकेटेड हनी बी मोस्टली इन इंडिया, इफ यू कंसिडर इंडिया देन दैट इज द एपिस सेराना इंडिका। ठीक है, तो एपिस सेराना इंडिका हो गया जो मोस्टली डोमेस्टिकेटेड हनी बी है इंडिया में। और दूसरा चीज़ है बोम्बाक्सी मोरी, ये तो हनी बी नहीं है। फिर है एपिस मेलिफेरा। एपिस मेलिफेरा मिलता है वेस्टर्न कंट्रीज में। ठीक है, और दूसरा आया एपिस डॉर्साटा। एपिस डॉर्साटा को बोलते हैं रॉक बी, रॉक हनी बी। ठीक है, फिर आया नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ए गिवन पेरीमीटर द शेप ऑफ प्लॉट एनक्लोजिंग मैक्सिमम एरिया। ठीक है, एक फिक्स पेरीमीटर है जो चारों तरफ का एरिया सेम है, सॉरी जो चारों तरफ होता है ना पेरीमीटर सेम है, लेकिन इनमें से किस में ज़्यादा एरिया आता है? ठीक है, और वो है स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे अगर मेरा क्वेश्चन है, अगर पेरीमीटर है कौन एरिया का ये एरिया का पेरीमीटर है 16, देन व्हाट इज द एरिया ऑफ दैट प्लॉट? ओके, ये आपको कैलकुलेट करना है इंडिविजुअली फॉर रेक्टेंगल, सर्कुलर और स्क्वायर। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, ओरिजिनल प्लांट फ्रॉम व्हिच ग्रुप ऑफ प्लांट प्रोपागेटेड। इनमें से कौन सा प्लांट से दूसरा प्लांट प्रोपागेट किया जाता है? ठीक है, और उसको बोलते हैं ऑर्टेट। ऑर्टेट है, ऑर्टेट से जो पार्ट लिया जाता है उसको बोलते हैं रैमेट। ठीक है, देन और जो क्लोन होता है वो क्या है, यही जो रैमेट है उसका अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो होता है क्लोन। क्लोन आर अलाइक, रैमेट आर अलाइक, एंड ऑर्टेट इज द मदर प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स विद इन ए फैमिली। तो यहाँ पे आंसर होगा पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन क्या होता है, दो टाइप का रहता है, जो यहाँ पे ब्रीडिंग करते हैं। ठीक है, जो यहाँ पे ब्रीड करते हैं वो होते हैं पेरेंट, और जो ब्रीड होता है वो होता है प्रोजेनी। ठीक है, जो प्रोजेनी में जितना भी इंडिविजुअल रहते हैं वो एक दूसरे के होते हैं सिबलिंग। ठीक है, और बहुत सारे पॉपुलेशन को अगर मिलाया जाता है तो वो इंडिकेट करता है एक रेस के तरफ। ठीक है, फिर चलते हैं आगे, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन गैमेट्स बिकम। जब फर्टिलाइजेशन होता है तो गैमेट कौन सा फॉर्म में रहता है इनमें से? वो रहता है हैप्लॉइड फॉर्म में। ठीक है, फिर चलते हैं आगे,
नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटिंग ऑफ ए हाइब्रिड विथ वन ऑफ इट्स पेरेंट। ये तो इजी वाला क्वेश्चन है, डायरेक्ट फ्रॉम जेनेटिक्स, और इसका आंसर है बैक क्रॉसिंग। ठीक है, बैक क्रॉसिंग जब भी बोल सकते हैं। द इक्विलिब्रियम और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इन पॉपुलेशन कैन बी टेस्टेड बाय। जो इक्विलिब्रियम ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन रहता है वो किससे इनमें से टेस्ट किया जाता है, वो होता है कंपैरिजन ऑफ जेड वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। ये जो हमारा रहता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ऐसे करके ग्राफ रहता है, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू होता है, जो जितना हमारा एरिया आता है उसका कैलकुलेशन में, तो वो वैल्यू जाता है जेड वैल्यू में। ठीक है, तो जेड वैल्यू कंपैरिजन करने से पता चल जाता है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, फिर आता है ये जो हाँ, यहाँ पे कंडीशन अप्लाइड है, अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू अप टू 30 तक है तो वो वहाँ पे हम जेड वैल्यू को लेके कंपैरिजन कर सकते हैं। अगर 30 से ज़्यादा हुआ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू तो वहाँ पे टी टेस्ट किया जाता है। ठीक है, फिर चलते हैं आगे। रिसोर्स एलोकेशन, जो कि होता है ऑप्टिमम नंबर ऑफ ट्रीज। क्या रिसोर्स यहाँ पे अलोकेट किया जाता है, ऑप्टिमम नंबर ऑफ ट्री इन एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम बेस्ड अपॉन व्हिच। ठीक है, तो यहाँ से आंसर होगा प्रिंसिपल ऑफ इक्वी मार्जिनलिटी। ठीक है, और इसको बोलते हैं इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, तो इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का एक एप्लीकेशन है ये, कि कितना रिसोर्स हमको कहाँ पे एलोकेट करना है। ठीक है, तो वो हम जानते हैं इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के ऊपर। तो जब हम फॉरेस्ट इकोनॉमिक्स देखेंगे इसको ठीक से पूरा एक्सप्लेन करेंगे। फिर आगे चलते हैं। यूनिट ऑफ हेरिडिटी, तो यूनिट ऑफ हेरिडिटी होता है जीन, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकल एजेंट इंड्यूस पॉलीप्लॉइडी, तो इनमें से कौन सा केमिकल एजेंट है जो कि पॉलीप्लॉइडी को इंड्यूस करता है। ठीक है, तो वो है कल्चिसिन, ये बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड वुड सब्सटीट्यूट। ठीक है, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूट एंड वुड सब्सटीट्यूट, वो है बैम्बू। ठीक है, यहाँ पे आंसर होगा बैम्बू। अगर यहाँ पे क्वेश्चन होता है ए नॉन वुड फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड वुड सब्सटीट्यूट, तो वो होता है फाइबर, क्योंकि अभी रिसेंटली फाइबर्स का यूज बहुत हो गया है और वो नॉन वुड फॉरेस्ट प्रोडक्ट के अंडर आता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लांट रिलीज नेचुरल प्रोडक्ट टू एनवायरमेंट एट रिड्यूस ग्रोथ ऑफ अदर प्लांट। ठीक है, एक प्लांट का जो नेचुरली कुछ एक्सुडेट निकलता है वो दूसरा प्लांट का ग्रोथ के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एलेलोपैथी। ठीक है, और जो केमिकल बोलते हैं उसको बोलते हैं एलेलोकेमिकल्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं यूकलिप्टस का निकलता है, और कुछ लांटेना से भी निकलता है, बाकी बहुत सारे स्पेसिस है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द इंसिडेंट नेट रेडिएशन इट इज यूटिलाइज्ड फॉर, इनमें से कौन से चीज़ में सबसे ज़्यादा रेडिएशन यूटिलाइज होता है। ठीक है, तो वो चीज़ है लैटेंट हीट इन इवापोट्रांसपिरेशन। ठीक है, क्योंकि जितना भी रेडिएशन प्लांट पर आता है उनमें से ओनली 2% ही फोटोसिंथेसिस के लिए यूज होता है। ठीक है, और बाकी चीज़ जो रहता है वो लैटेंट हीट के रूप में इवापोट्रांसपिरेशन के लिए हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस इन vapor pressure of saturated air at given temperature and existing vapor pressure is referred to। ठीक है, तो ये हो गया वेपर प्रेशर डेफिसिट, जो डिफरेंस होता है ये वाला डिफरेंस होता है वो वाला हो गया वेपर प्रेशर डेफिसिट। ठीक है, और दूसरा जो टर्म है उसको थोड़ा जान लेते हैं, ह्यूमिडिटी, कितना वहाँ पे मॉइस्चर है एटमॉस्फेयर में उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है परसेंटेज ऑफ ड्राई एयर विथ मॉइस्चर कंटेंट इन दैट पर्टिकुलर एयर, वो होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। फिर आया ड्यू पॉइंट वो होता है जहाँ पे जो मॉइस्चर रहता है ना एटमॉस्फेयर में वो कंडेंस हो जाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं ड्यू पॉइंट, और वो गैसियस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं ड्यू पॉइंट। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5 ट्रीटमेंट 4 टाइम रेप्लिकेटेड। ठीक है, 5 ट्रीटमेंट रेप्लिकेटेड 4 टाइम इन CRT, तो इसका है 5 - 1 दैट इज 4, एंड यहाँ पे 4 - 1 दैट इज 3, 4 × 3 दैट इज 12। ठीक है, आंसर है 12। द इंटीग्रेशन ऑफ फार्म एंटरप्राइज फॉर ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, ये होता है फार्म सिस्टम। ठीक है, थैंक यू, kindly suggest if anything required more, and subscribe my channel. If you like this session then like it and share it. Thank you.